नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज एक नई पारिवारिक कहानी लेकर के, जिसका नाम है सात फेरों की साढ़े साती। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते। फोन पर अंश का नाम उभरते ही पूर्वी ने हड़बड़ा करके फोन उठा लिया। अंश, तुमसे मना किया था ना, कोई देख लेगा तो मेरी सामत आ जाएगी, तुम समझते नहीं हो। फोन उठाते ही पूर्वी ने घर का ऐसा कोना ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाने लगी जहां से उसकी बातचीत कोई सुन ना सके। तो तापस अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहा था, एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ से जो पर्दा हटा करके बाहर झांका था उसने जल्दी से वह पर्दा वापस फैला दिया। तापस का पूरा ध्यान अपनी नई बाइक को चमकाने में था। मम्मी रसोई में व्यस्त थी, बाहर के कमरे में दादाजी रामायण का पाठ करने में तल्लीन थे। बातचीत करने के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त था, कम से कम जरूरी बात तो की ही जा सकती थी। अबे तुम्हारा घर है या जेल खाना? जब भी फोन करो तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? झल्ला करके अंश ने कहा। जेल ही समझो, इस घर में एक नहीं तीन तीन जेलर हैं जो कि अकेले एक कैदी पर नजर रखे हुए हैं, पूर्वी ने हताश स्वर में कहा। वह सब छोड़ो, यह बताओ तुमने मेरे बारे में बात की या नहीं, या हर बार की तरह अब भी यही कहोगी कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अंश ने मुद्दे की बात छेड़ते हुए कहा। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ अंश, अंतरजातीय विवाह के लिए ना मेरे दादाजी मानेंगे और ना ही और कोई। मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुम कहीं और शादी के लिए हाँ कर दो। पूर्वी ने जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तुम मुझे भी बात नहीं करने देती हो और खुद भी बात करने की हिम्मत नहीं रखती हो। और रही बात किसी और से शादी करने की, तो मैं अपने घर में हम दोनों के बारे में सबको बता चुका हूँ और सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार भी। तो कैसे कहूँ कहीं और शादी कर सकता हूँ? अंश ने लाचार होकर के कहा। मेरा परिवार तुम्हारे परिवार की तरह स्वतंत्र विचारों वाला नहीं है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ इस तरह के विवाह को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। अगर मैंने इस रिश्ते के बारे में बात भी की तो मुझे डर है कहीं मुझे घर वापस ना बुला लें और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह जाए। पूर्वी के स्वर में चिंता झलक रही थी। कैसी बातें करती हो पूर्वी? पढ़ाई करके तुम कोई गुनाह थोड़े कर रही हो। वैसे भी अब तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर बचा है। अच्छा यह बताओ, क्या मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ शादी की बात करने के लिए भेजूं? अंश ने एक और तरकीब सुझा दी। अरे नहीं नहीं अंश, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं करूंगी ना बात। देखो अभी मैं फोन रखती हूँ और तुम फोन मत करना, मैं खुद कर लूंगी। और वैसे भी 15 दिन बाद मैं वापस आ तो रही हूँ। पूर्वी ने अपने स्वर को और भी धीमा करते हुए बोला। अरे वाह, 15 दिन ही बचे हैं ना, जल्दी आ यार पूर्वी, तेरे बिना अब बिल्कुल दिल नहीं लगता। अंश ने रोमांटिक अंदाज में कहा। ओ हेलो आशिक साहब, चलिए फोन रखिए, फिर मुलाकात होगी। अंश की आशिकी का भूत उतारते हुए पूर्वी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पूर्वी और अंश दोनों एमबीए के लिए अहमदाबाद गए थे। आजकल छुट्टियों में घर आए हुए थे। पूर्वी लखनऊ, अंश सूरत का रहने वाला था। आज से बातचीत खत्म करने के बाद पूर्वी देर तक अंश से अपनी पहली मुलाकात याद करती रही। अंश से पहली मुलाकात अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकंड ईयर में हुई थी। इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए उनके कॉलेज से सिर्फ वही दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि इंटर कॉलेज कंपटीशन था, इसलिए उन दोनों को शहर के दूसरे कॉलेज में प्रतियोगिता के लिए जाना था।
टीचर ने उन दोनों का परिचय कराते हुए कहा था कि अंश ने पिछले वर्ष भी यह प्रतियोगिता जीती थी। तुमको कुछ टिप्स चाहिए तो इससे पूछ लेना। गोरा चिट्टा 6 फुट का अंश बेफिक्री से अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। उसकी आधीरता टीचर ने भांप ली थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई अंश हमारे कॉलेज की लड़कियों में बहुत पॉपुलर है, क्या पता किसी से मिलने का टाइम हो गया हो। अरे कैसी बात करती हैं मैम, अंश ने थोड़ा शर्मा करके सर खुजाते हुए कहा। पूर्वी ने अपने शहर के स्कूल में हमेशा देखा था कि स्कूल के लड़के उससे दोस्ती करने के लिए लालायित रहते थे। वह भी 5 फुट 6 इंच की औसत हाइट, अच्छी खासी वाली दिखने वाली लड़की थी। गोरी चिट्टी तो नहीं लेकिन सांवली भी नहीं थी। पढ़ाई में हरदम सबसे आगे, लेकिन यहाँ अंश ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह देख करके पूर्वी को काफी खराब लगा, लेकिन फिर उसने यह सोच करके कि वह कौन सा मेरा दोस्त है, अपना ध्यान हटाया और धन्यवाद बोल करके वहां से निकल गई। अगले दिन उनको कंपटीशन के लिए निकलना था, लेकिन पूर्वी को याद आया कि वह अंश का नंबर लेना ही भूल गई। अपनी लापरवाही पर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर दूसरे ही पल उसने सोचा, अच्छा है उस खड़ूस के साथ जाने से बच गई। उसने घड़ी देखी और वह तुरंत बाथरूम में घुस गई। कॉलेज के सोलो डांस कंपटीशन में जहां अंश कंपटीटर डांस में पार्टिसिपेट कर रहा था, वहीं पूर्वी भारतीय क्लासिकल में पूर्वी ने अपनी पोशाक पहले ही निकाल करके रख दी थी। बिल्कुल सफेद रंग के अनारकली सूट में उसने पीले रंग का दुपट्टा लिया था। कान में ऑक्सीडाइज्ड की लंबी झुमकियां, जिसमें नीचे की तरफ पीले रंग के मोती लटक रहे थे। माथे पर चौड़ी पीली बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। जैसे ही वह घर से निकली, उसके पास में रखा हुआ फोन बज उठा। अपरिचित नंबर देख करके उसने फोन काटा और पर्स के हवाले कर दिया। ऑटो की तलाश में वह इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि फिर दोबारा बजा। फिर वही नंबर देख करके उसने फिर फोन काट दिया। तीसरी बार फोन बजते ही वह पर्स से यह सोचते हुए फोन निकालने लगी कि अब की बार जो भी है वह उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन यह उसकी मैम का फोन था। अरे पूर्वी, कहाँ हो तुम? अंश कब से तुम्हें फोन कर रहा है। तुम्हें कंपटीशन के लिए निकलने में देर हो जाएगी। जल्दी उसका फोन उठाओ और उससे बात करो। वहां पहुंच करके मुझे फोन करना। फोन पर हेलो कहते ही उसकी मैम ने एक ही सांस में सारी बात कह दी। ओह, तो अंश मुझे फोन कर रहा है। अरे यार, अब इस बोरिंग के साथ जाना पड़ेगा, वह मन ही मन बुदबुदाई। तभी एक ऑटो झटके से उसके पास आ करके रुका। अंश ने सर बाहर निकाल करके कहा, पूर्वी जल्दी आ जाओ। वह झटपट ऑटो में सवार हो करके निकल पड़ी। पूर्वी ने बैठते ही मुस्कुरा करके अंश की तरफ देखा और अपना फोन ले करके उसमें लग गई। आज अंश को उसने नोट किया कि आजकल की तरह नहीं, बल्कि बहुत ही दिलचस्पी से वह पूर्वी का अवलोकन कर रहा था। उसकी लंबी चोटी में लगे दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पता नहीं वह सीरियस था या उसका मजाक उड़ाने के लिए उसने यह कहा था। मुस्कुरा करके पूर्वी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्लासिकल डांस में यह करना पड़ता है। और वह फिर अपने फोन में व्यस्त हो गई। वह जानबूझ करके अंश से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंश देर तक उसको निहारता रहा। अपने चेहरे पर अंश की नजरें पूर्वी महसूस करती रही। उस दिन तो ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे यह कहीं का राजकुमार हो। सोचते हुए पूर्वी के मन में कड़वाहट फैल गई। अंश ने आज से पहले पूर्वी का कई बार कॉलेज में देखा था, परंतु आज की पूर्वी उन सब से अलग थी। पूर्वी को इस रूप में देखना उसे भा गया। पूर्वी भी यह महसूस कर रही थी कि आज अंश बार बार उसे देख रहा है। एक दो बार उसने अंश के चेहरे पर नजर डाली तो अंश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शायद वह बताना चाहता था कि मैं तुम्हें नहीं, कुछ और देख रहा था। अंश का डांस प्रोग्राम पहले समाप्त होना था। टीचर ने पूर्वी को पहले ही कहा था कि अंश का साथ तुमको सिर्फ जाने के लिए मिलेगा, वापस आने के लिए तुम्हें खुद इंतजाम करना पड़ेगा। अंश ने कंपटीशन में एक बार फिर से झंडे गाड़ दिए। विभिन्न कॉलेजों से आई लड़कियां जोर जोर से हूटिंग कर रही थी। कुछ लड़कियां अति उत्साहित
हो करके स्टेज से नीचे डांस कर रही थी। अंश के हर बेहतरीन स्टेप पर सीटियां और तालियां पड़ रही थी। जैसे ही अंश का डांस खत्म हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंजता रहा। पसीने से लथपथ अंश ने हाथ जोड़ करके टीचर का अभिवादन किया और लड़कियों की तरफ हाथ हिला दिया। जजेस और छात्रों के बीच अंश आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। पुरस्कारों की घोषणा प्रोग्राम के बाद ही होने वाली थी। पूर्वी ने अंश के पास जा करके उसकी इस बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस की जम करके तारीफ की और कहा, आज तुमने बहुत ही शानदार डांस किया। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी प्रथम पुरस्कार तुमको ही मिलेगा। अच्छा सुनो, मैम ने मुझे बताया था कि तुमको जल्दी जाना है, तुम निकल जाना। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। अंश ध्यान से उसका चेहरा देख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूर्वी की बात सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरी बात सुनने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पूर्वी जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसे कुछ याद आया। वह बोली, बिस्मिल्लाह। अंश एकदम से जैसे होश में आ गया। आह, हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट कह करके उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ मिला करके पूर्वी बैक स्टेज की तरफ चली गई। अचानक अनाउंसमेंट हुई, अगली परफॉर्मेंस देने आ रही हैं डीएवी कॉलेज की पूर्वी कश्यप। स्टेज पर लाल रंग की लाइटें धीमी पड़ गई थी। मध्यम लाल रोशनी में सफेद पोशाक पहने पूर्वी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह एक भावपूर्ण नृत्य था। पूर्वी कथक में माहिर थी। कभी वह बड़े बड़े नयनों से आक्रोश प्रकट करती तो कभी उसकी मुख मुद्रा अनुनय विनय करने वाली हो जाती। कभी वह शर्मा जाती तो कभी एक के बाद एक चक्कर से पूरे स्टेज को कवर कर लेती। जजेस के चेहरे खिल उठे थे। अभी तक इतने सटीक भाव भंगिमा के साथ कोई नृत्य प्रस्तुत नहीं हुआ था। नृत्य के खत्म होने के साथ ही एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। पूर्वी जब दर्शक दीर्घा में आई तो अंश को वहां बैठा देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। अंश के बगल की खाली सीट पर बैठते हुए उसने पूछा, अरे तुम गए नहीं? जाना तो था, लेकिन अंतिम क्षण में मैंने फैसला त्याग दिया और अब मैं अपने फैसले पर बिल्कुल नहीं पछता रहा। चला जाता तो कितना कुछ मिस कर देता। आखिर लाइन कह करके उसने मुस्कुरा करके पूर्वी की आंखों में झांका। उसकी बात का आशय समझते हुए पूर्वी की भारी पलकें झुक गई। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। आखिर अंश को ही चुप्पी तोड़नी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, उस तरफ मैंने कैंटीन देखी थी, चलो कुछ पी के आए। प्यास तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, चलो कह करके पूर्वी ने अपना पर्स कंधे पर डाला और खड़ी हो गई। जब तक दोनों खा पी करके वापस आए, अनाउंसर ने अनाउंस किया कि 5 मिनट के भीतर रिजल्ट आने वाले हैं, कृपया सभी लोग पंडाल में आ जाएं। जैसा कि अनुमान था, अंश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार लेने के बाद वह स्टेज से नीचे उतर करके अन्य प्रतियोगियों के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो गया था कि अचानक उसने पूर्वी का नाम सुना। शास्त्रीय नृत्य में प्रथम पुरस्कार लिए पूर्वी स्टेज पर मुस्कुराते हुए पुरस्कार ग्रहण कर रही। अभी तक अंश कॉलेज का वह हीरो था जिसके पीछे तमाम लड़कियां दोस्ती करने के बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन पूर्वी का अंश से मिलने का उत्साह पहले ही दिन ऐसा ठंडा पड़ गया था कि वह अंश से सिर्फ काम की बात करती थी। बात बात पर जोरों से हंसने वाली, अपने आप में ही मगन रहने वाली पूर्वी धीरे धीरे अंश के दिल में जगह बना रही थी। अंश का लंबा चौड़ा संयुक्त परिवार था। हालांकि उसके परिवार में भी परंपराएं और मान्यताओं को बहुत अहमियत दी जाती थी, लेकिन साथ ही आधुनिक विचारों का भी सम्मान किया जाता था। इसलिए लंबा चौड़ा व्यवसाय होते हुए भी परिवार के किसी सदस्य ने अंश पर यह दबाव नहीं बनाया कि उसे भी बाकी लोगों की तरह अपनी परंपरागत व्यवसाय ही अपनाना पड़ेगा। दूसरे शहर में परिवार से दूर रहना अंश के लिए शुरुआती में काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन अब उसको इसकी आदत पड़ने लगी थी। पिछले 2 साल से वह हॉस्टल में सिर्फ इसलिए टिका था क्योंकि वह अपने परिवार को मना करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था। घर भर में सबसे छोटा होने की वजह से वह बहुत लाडला था। सबको लगता था कि हॉस्टल में रहना अंश के बस की बात नहीं है और वह घर के सभी लोगों को गलत सिद्ध करना चाहता था।
जिद करके उसने हॉस्टल में रहना शुरू तो कर दिया, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब से वह पूर्वी से मिला उसको कॉलेज भी बहुत सुहाना लगने लगा। वही क्लासरूम जिसमें वह बोरियत से उबासियां लिया करता था, आज अत उत्साहित होकर के पूर्वी का इंतजार किया करता है। बेमन से कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ करता था, आज उसको उठने के लिए अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पूर्वी का हॉस्टल आना भी यूं समझ लो कि उसके परिवार के हिसाब से एक बड़ी ही क्रांतिकारी कदम था। पूर्वी की बहन ध्रुवी ने तो अभी अपने आगे पढ़ने की इच्छा परिवार में किसी के समक्ष जताई भी नहीं। वह अच्छी तरह समझती थी कि घर में कोई भी इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि माँ बच्चों की जरूरत और इच्छाएं नहीं समझती, सब समझती हैं, परंतु पूर्वी के पिता की मृत्यु होने के बाद घर का हर फैसला दादाजी ही करते थे और उनका मानना था कि उनके रहते ही बच्चों की शादी हो जाए तो उनकी चिंता खत्म हो। बिना पिता की लड़कियां जितनी जल्दी ससुराल चली जाएं उतना ही अच्छा है। तापस तब 13-14 वर्ष का ही रहा होगा। तापस पर अपने जमींदार परिवार के मर्दों की मानसिकता का पूरा प्रभाव था। दोनों बहनों से छोटा होते हुए भी वह इस तरह का व्यवहार करता था जैसे वह सबसे बड़ा हो। ध्रुवी ने तो हालात से समझौता करते हुए उच्च शिक्षा के लिए पत्राचार माध्यम को चुन लिया था, लेकिन इसके 2 ही साल बाद पूर्वी ने तो जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए विद्रोह ही कर दिया था। वह किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने ट्यूशन के अध्यापक को अपने विश्वास में लेना पड़ा। अध्यापक महोदय को अपनी सारी परेशानी बता करके उसने दादाजी को समझाने का जिम्मा सौंपा था। बच्ची की प्रतिभा का प्रमाण दे करके अध्यापक महोदय ने आखिर दादाजी को मना ही लिया था। किताबों कपड़ों के साथ ही ढेरों नसीहतों और हिदायतों का पुलिंदा लिए उसने हॉस्टल में प्रवेश लिया। वह जानती थी कि आगे की डगर उसके लिए बड़ी ही कठिन है, परंतु हार मानना उसने नहीं सीखा था। जब भी वह छुट्टियों में घर जाया करती थी, वही सब हिदायतें और नसीहतें उसका स्वागत करते थे। इस बीच ध्रुवी की शादी पक्की हो गई थी। हमेशा नियम कायदों के हिसाब से चलता हुआ पूर्वी का परिवार न जाने कितने सालों बाद खुशियों के माहौल से रंगीन हो गया था। घर में हर वक्त विद्यमान रहने वाली मनहूसियत अचानक ढकिया दी गई थी और उसकी जगह रौनक मुस्कुरा रही। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हालांकि शादी को अभी 2 महीने बाकी थे। वैसे पूर्वी का परिवार अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ध्रुवी के ससुराल वालों शादी की जल्दी थी। पूर्वी को हॉस्टल में अब मन नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी घर चली जाए और शादी की तैयारियों में माँ का हाथ बटाए। सुषमा अकेले घर और बाजार का काम करते हुए काफी थक जाती थी। ध्रुवी को हर जगह ले करके नहीं ले जा सकती थी। एक दिन फोन करने पर उन्होंने पूर्वी से कहा, देख अब तू जल्दी से छुट्टी लेकर के आ जा, अभी बहुत काम बाकी है। हमारे परिवार की यह पहली शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूर्वी पसोपेश में पड़ गई। 1-1.5 महीने की अपनी पढ़ाई वह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अत उत्साह से माँ ने जो जल्दी बुलाने की खुशी दिखाई थी, एकदम से मना करके वह उस खुशी के मौके को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने माँ को कॉलेज में बात करती हूँ कह करके टाल दिया था। काफी सोच विचार के बाद फिर उसने तय किया कि अभी उसका जाना मुश्किल होगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के बाद परीक्षा थी। परीक्षाओं को वह मिस नहीं कर सकती थी। माँ मैं 15 दिन पहले पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करो। यहाँ पर रह करके भी मैं आपको सारी मदद करूंगी और रोज शाम को हम लोग वीडियो कॉल तो करते ही हैं ना। अपनी मजबूरी बताते हुए पूर्वी ने कहा, 15 दिन पहले आएगी तो तुझे अपनी तैयारी नहीं करनी है क्या? इतनी जल्दी कोई टेलर तेरे कपड़े बना करके नहीं देगा। और ध्रुवी कह रही थी कि तू उसके ब्लाउज के डिजाइन बताने वाली है, कह करके माँ ने नाराजगी जताई। ध्रुवी से मेरी बात हो गई है, मैं उसको यहीं से सारे डिजाइन भेज रही हूँ। और रही मेरी ड्रेस की बात, तो मैं अभी खाली हूँ, इसलिए आजकल मैं ही बाजार जा करके अपनी सारी ड्रेसेस बनवा लेती हूँ। पूर्वी ने समस्या का हल निकालते हुए कहा। इसी शहर की रहने वाली रितु पूर्वी की पक्की सहेली थी। अपनी समस्या पूर्वी ने जब रितु को बताई तो रितु ने उसे आइडिया दिया, ऐसा करते हैं कल मैं घर पर बात करके आ जाऊंगी। क्लास खत्म होने के बाद मेरी स्कूटी पर हम दोनों मार्केट चल रहे हैं।
और तेरे सारे कपड़े खरीद लेते हैं। पूर्वी को भी आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन वह दोनों बाजार पहुंच गई। हर आयोजन में पहनने के लिए पूर्वी ने अलग अलग रंगों के कपड़ों का चयन किया। 2 घंटे बाद दोनों वहां से टेलर के पास जाने के लिए निकली। टेलर ने 15 दिन बाद कपड़े देने का वादा किया। थैंक यू यार रितु, तूने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब बस वहां जा करके ज्वेलरी खरीद लूंगी और मेरा काम खत्म। हाथ झाड़ते हुए पूर्वी ने कहा, अरे ज्वेलरी भी अभी लेकर के काम ही खत्म कर दे, तेरी खुद की चिंता खत्म हो जाएगी। वहां जा करके ध्रुवी और माँ के काम में हाथ बटाना। रितु ने सुझाव दिया, यह भी सही है, चल ठीक है। फिर तू मुझे ज्वेलरी बाजार कब लेकर के चल रही है? पूर्वी ने पूछा। आज तो काफी देर हो गई है, अब हम परसों ज्वेलरी बाजार चलेंगे। कहते हुए रितु ने अपनी स्कूटी घर की तरफ मोड़ दी। स्कूटी की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी और उसका ध्यान पूर्वी की बात पर था। नतीजा यह रहा कि स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और दोनों यहाँ जा और वहां जा। रितु ने शायद खतरे को जल्दी ही भांप लिया था, इसलिए वह स्कूटी गिरते ही कूद के एक तरफ खड़ी हो गई। लेकिन पूर्वी अपने बातों में मगन थी। जब तक वह खुद समझ पाती तब तक वह स्कूटी के नीचे उसका पैर आ चुका था, जबकि रितु को हल्की फुल्की खरोच लगी थी। नतीजन डॉक्टर ने उसे 5 हफ्तों का प्लास्टर चढ़ा दिया। हालांकि वह सिर्फ हेयर लाइन फ्रैक्चर था, पर सब इतना अप्रत्याशित हुआ कि पूर्वी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब उसे सिर्फ एक ही चिंता थी कि वह शादी में वक्त पर पहुंच जाएगी कि नहीं। अगर तब तक भी पैर ठीक ना हुआ तो क्या होगा? घर में भी वह किसी को अपनी दुर्घटना के बारे में बताना नहीं चाहती थी। बेकार में हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग पड़ जाता। वह तो शुक्र है कि शादी की तैयारियों में सब लोग इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि कोई उसे शिकायत भी नहीं कर रहा है। 2 दिन से उसने फोन क्यों नहीं किया? 2 दिन से वह कॉलेज भी नहीं गई। लेकिन आज सुबह उठते ही पूर्वी ने तय कर लिया था आज वह कॉलेज अवश्य जाएगी, और इसके लिए उसने रितु को बुला भी लिया था। न जाने कितनी बार रितु ने उससे माफी मांगी होगी। बेचारी अपराध बोध से ग्रस्त हो करके रोज कॉलेज ले जाने और हॉस्टल छोड़ने का जिम्मा स्वतः ही उठा लिया था। आज पूर्वी कई दिन बाद कॉलेज आ करके काफी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन चलने फिरने में उसे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसको इस हालात में देख करके उसके दोस्त उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसके हाल चाल ले रहे। तुझे तो छुट्टी पर घर जाना था ना, बहन की शादी कब है? ग्रुप की एक सहेली ने पूछा। अभी थोड़ा वक्त है, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूर्वी ने जवाब दिया। तू तो लेडीज संगीत के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही थी ना, अब क्या होगा? दूसरे ने भी आशंका जताई। वह कुछ बोलती इससे पहले ही अंश हाजिर हो गया। जैसे ही अंश की नजर उसके पैर पर पड़ी, हैरानी से वह पूर्वी के चेहरे की तरफ देख करके बोला, अरे यह कैसे हुआ? तभी तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी, इतनी तकलीफ में थी तो बताया क्यों नहीं? पैर से होती हुई उसकी नजर पूर्वी के चेहरे पर पड़ गई। अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? 4 हफ्ते का प्लास्टर लगा है, निकल जाएगा। चलो क्लास में चलते हैं, बेंच से उठते हुए पूर्वी ने कहा। तुमको कॉलेज जाना नहीं चाहिए था पूर्वी। अगर डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने से मना किया है तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए, वरना ठीक होने में और ज्यादा वक्त लग जाएगा। अंश ने पूर्वी को समझाया। मैं अपने क्लास मिस नहीं करना चाहती अंश। 10-15 दिन में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्लास में कम से कम रिवीजन तो कर पाऊंगी। धीरे धीरे चलते हुए पूर्वी ने कहा। अभी तक साथ खड़े हुए अधिकांश दोस्त जल्दी जल्दी क्लास के लिए जा चुके थे। रितु और अंश पूर्वी के दाएं बाएं चल रहे थे। उनको अपने साथ इस तरह चलता देख करके पूर्वी ने कहा, अरे आप लोग क्लास के लिए जाओ, मैं आती हूँ धीरे धीरे, मेरी वजह से तुम लोग भी क्लास में लेट हो जाओगे। ला अपना बैग मुझे दे दे, तू आराम से आ जा। कह करके रितु ने पूर्वी का बैग ले लिया। तुम भी जाओ अंश, मैं आती हूँ। रितु के जाते ही पूर्वी ने अंश से भी जाने की विनती की। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अंश ने सपाट सा जवाब दिया। चेहरे पर उलझन भरे भाव लिए पूर्वी ने अंश को मुस्कुरा करके देखा। अंश पूर्वत आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा।
कल से मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें रोज रोज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारे पैर पर प्रेशर पड़ेगा। क्लास ओवर होते ही अंश ने पूर्वी से कहा। लेकिन मैं पूर्वी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी बात के बीच में ही काट करके अंश ने कहा, अब तो हमारे प्रोफेसर ने भी इस बात की इजाजत दे दी है कि तुम रूम पर बैठे हुए ही क्लास अटेंड कर सकती हो। तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। यह कह करके पूर्वी जैसे अंश से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। उससे इस तरह का रूखा व्यवहार क्यों करती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सवाल के जवाब में एक और सवाल पूर्वी के सामने पसर गया। इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर लगने की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वह इस तरह की लड़की नहीं थी कि किसी से भी बदतमीजी करे और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसलिए अंश का सवाल सुनते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ करना अगर मैंने किसी भी तरह से तुम्हें ठेस पहुंचाई हो। तो सर झुका करके पूर्वी चलते चलते रुक गई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, इसलिए बोल दिया। पूर्वी के इस तरह मायूस होते देख करके अंश द्रवित हो उठा। थोड़ी देर दोनों कॉलेज के बरामदे में धीरे धीरे चलते रहे। फिर अचानक अंश को जैसे कुछ याद आ गया। वह बोला, तुमको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बेझिझक कभी भी फोन कर सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी? कहते हुए पूर्वी ने अंश के चेहरे का मुआयना किया। सुनते ही अंश ने चौंक करके पूर्वी के चेहरे को देखा। उस दिन के बाद एक हफ्ते तक पूर्वी को कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ी। लेक्चर की लाइव टेलीकास्ट करने का जिम्मा अंश ने बिना कहे ही उठा लिया था। हर रोज वह पूर्वी को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता। उसका यह व्यवहार पूर्वी की समझ से बाहर था। जब से वह कॉलेज आई थी उसने अपने आप को एक दायरे में कैद करके रखा था। वह किसी भी लड़के से हल्की फुल्की बातचीत के अलावा दोस्ती तक नहीं करती थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजने की सबसे महत्वपूर्ण और इकलौते शर्त यही थे कि वह किसी लड़के के प्रेम में ना पड़े। इस बात का डर हम उसे हमेशा बना रहता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसा कि दादाजी ने और तापस ने कहा है, वह लोग उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। दादाजी से भी ज्यादा डर उसे 17 वर्षीय तापस से लगता था। कहने को वह 17 वर्षीय है, लेकिन उसके व्यवहार से वह किसी 71 वर्षीय दादाजी से कम नहीं है। पूर्वी को अच्छी तरह याद है, जब भी स्कूल का फेस्टिवल होता था वह अपने दोस्तों के साथ शाम को पार्टी करना चाहती, लेकिन तापस इसकी कभी भी इजाजत नहीं देता था। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि दादाजी और मम्मी भी मान गए, लेकिन तापस अड़ गया। धीरे धीरे दोनों बहनों को इस चीज की आदत हो गई और उन्होंने नियति मान करके इसको स्वीकार कर लिया। उधर बड़ी मन्नतों के बाद पैदा होने वाले घर के एकमात्र लड़के की तरह तापस को भी यह समझ में आ गया था कि उसकी जगह इस परिवार में कुछ खास है। शुरू शुरू में प्यार के वशीभूत हो करके उसकी सारी जिद मान ली जाती थी, लेकिन बाद में अपनी हर बात को मनवाने की तापस को आदत पड़ गई थी। बड़े होते होते यह आदत तानाशाही में बदल गई। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए थे उसको जवानी में कदम रखे। छोटे शहरों के रईस खानदान के बिछड़े हुए सुहदों के सारे अवगुण उसने अपना लिए थे। आवारा बदनाम लड़कों के साथ उसका मेल जोल बढ़ गया था। दादाजी बूढ़े हो चले थे, मम्मी ज्यादा बाहर निकलती नहीं थी, इसलिए वह बाहर क्या गुल खिला रहा है इसकी ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं होती थी। पढ़ने में तापस का दिल कभी नहीं लगा, लेकिन घर का इकलौता चिराग उसको उच्च शिक्षा दिलाना आवश्यक था। मम्मी के अथक प्रयासों से खींच तान करके उसने भी इंजीनियरिंग करके अपने खानदान की इज्जत बचा ली थी। इसका अंदाजा तापस को भी था कि उसे अपने पुश्तैनी व्यवसाय का ही आगे बढ़ाना है, इसलिए नौकरी करने की इच्छा उसने कभी जाहिर भी नहीं की।
कोई भी लड़का उसकी बहन से कभी दोस्ती ना कर पाए, इस बात का उसने शुरू से ही ख्याल रखा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके पूर्वी ने खुद से प्रण किया कि वह कभी भी किसी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ेगी। प्रेम विवाह को वैसे भी उसके परिवार में अपराध माना जाता था, और अगर इस अपराध के बारे में किसी को कानो कान खबर हो गई तो उसका तो घर से बाहर कदम रखना भी बंद हो जाएगा। यही वह बात थी जिसकी वजह से पूर्वी आजकल कुछ परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी अपने प्लास्टर को लेकर के नहीं, बल्कि प्लास्टर की वजह से अंश द्वारा उसको दी जाने वाली खास तवज्जो थी। पता नहीं क्यों पूर्वी को यह एहसास हो रहा था कि अंश उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। वह रोज अपने फोन द्वारा उसको लाइव लेक्चर सुनाता। इसके साथ ही हर रोज उसको फोन करना पूर्वी के दिल में हलचल पैदा कर रहा था। वह अपने दिमाग से अंश के ख्यालों को निकाल देना चाहती थी, परंतु जितना ही वह इसका प्रयास करती थी उतना ही वह उसके ख्यालों में खोती चली जा रही थी। आखिर उसने अपने विचारों को एक झटका दिया और यह तय कर लिया कि कल वह अंश को इस बात की हिदायत दे देगी कि अब उसके करीब आने की बिल्कुल कोशिश ना करे। अगली सुबह आंखों पर सूरज की तेज रोशनी पड़ने की वजह से पूर्वी की आंख खुल गई। वह उठ करके बैठी और समय देखने के लिए फोन उठाया। अभी लेक्चर शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। तब तक फ्रेश होकर के चाय बना लेती हूँ, सोच करके वह उठने लगी। अचानक उसे ध्यान आया कि मैसेज देख लिए जाएं। सबसे ऊपर उसे अंश का मैसेज नजर आया। उसने लिखा था, अब से करीब 40 मिनट के बाद वह मुझे पिक करने आ रहा है और आज मुझे कॉलेज ले जाना चाहता है। यह पढ़ करके वह सोच में पड़ गई। यह अचानक उसे कॉलेज क्यों ले जाना चाहता है, पूर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही अंश को मैसेज करके इसकी वजह जाननी चाहिए। मैसेज करके तुरंत बाथरूम में घुस गई। तैयार होते होते वह सोच रही थी, क्या पता आज कॉलेज में कुछ विशेष होने वाला हो जिसकी मुझे जानकारी ना हो। तैयार हो करके बैठना ठीक रहेगा, जरूरी ना हुआ तो नहीं जाऊंगी। पूर्वी इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसे अंश का मैसेज दिखाई दिया। बहुत दिन से तुम घर पर हो, कॉलेज जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैसेज पढ़ते ही पूर्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था अंश। करीब 10-12 दिन से वह कमरे में बैठे बैठे बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। उस पर उसको एक चिंता और थी, ध्रुवी के लेडीज संगीत के लिए उसे एक डांस परफॉर्मेंस तैयार करनी थी जो पैर में प्लास्टर होने की वजह से वह नहीं कर पा रही थी। इस बीच 4-5 बार ध्रुवी ने उसको टोका भी था, क्योंकि उसने ध्रुवी को सिखाने का भी वादा किया था, परंतु हर बार अपनी परीक्षाओं का बहाना बना करके वह ध्रुवी को टालती आ रही थी। पूर्वी बैठी बैठी ख्यालों में खोई किस तरह स्कूल के दिनों में वह ध्रुवी को वार्षिक उत्सव के लिए नृत्य सिखाया करती थी। अचानक उसका फोन बज उठा। पूर्वी, मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं, अंश ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ ठीक है, कह करके पूर्वी ने अपना बैग उठाया और फोन अपने पॉकेट में डाल करके कमरे से बाहर निकल आई। कॉलेज आकर के उसे वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आने के बाद ही उसे पता चला कि आज अंश का जन्मदिन था और वह अपने कॉलेज की कैंटीन में अपने करीबी दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी कर रहा था। इस मौके के लिए ही वह पूर्वी को लेकर के आया था। रीतू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम मैं अंश के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आती। जरा सा एकांत होते ही पूर्वी ने रीतू से शिकायत भरे लहजे में कहा। मुझे तो अभी आधे घंटे पहले ही अंश ने मैसेज डाला, तब पता चला, रीतू ने खुलासा किया। आज काफी दिन बाद पूर्वी ने आमने सामने बैठ करके लेक्चर सुना था और अपने सभी दोस्तों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत किया, इसलिए वह बहुत खुश थी। अंश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा जन्मदिन है? वापस लौटते वक्त पूर्वी ने वही सवाल दोहराया। क्यों, अगर बता देता तो क्या पार्टी तुम देती? कह करके उसने जोर से ठहाका लगाया, लेकिन पूर्वी का गंभीर चेहरा देख करके वह चुप हो गया और एकदम संजीदगी से बोला, मुझे डर था यह बताने के बाद पता नहीं तुम मेरे साथ कॉलेज आओगी या नहीं। अरे नहीं आती तो क्या हो जाता? एकदम से पूर्वी के मुंह से निकल गया, तो मैं यह पार्टी नहीं करता। मुझे तुम्हारे बिना यहाँ पार्टी करने का कोई मन नहीं था।
मैंने यह प्लान नहीं की हुई था। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए कल रात ही यह प्रोग्राम बनाया। और सच कहता हूँ, आज तुमने आ करके मेरा दिन विशेष बना दिया। पूर्वी की आंखों में गहराई से देखते हुए अंश ने कहा। उसको इस तरह अपनी ओर देख करके पूर्वी की निगाहें झुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अंश को क्या जवाब दे। ऐसा नहीं था कि अंश का साथ पूर्वी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह जानती थी कि उसके लिए किसी भी लड़के से दोस्ती किस हद तक रखनी जायज है। हमेशा की तरह वह अपने कदम वापस खींच लेना चाहती थी, परंतु उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। और कोई वक्त होता तो शायद वह अंश को बोलने नहीं देती, परंतु आज उसका जन्मदिन था और वह उसके इस विशेष दिन को खराब नहीं करना चाहती थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि कल वह अंश को अपने बारे में सब कुछ इस तरह से बता दे कि दोबारा वह उसके करीब ना आए। एक बार फिर से वही निर्णय ले करके वह अंश की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ करके चुपचाप आ गई। दिमाग में विचारों की आंधियां चल रही थी। किस तरह मैं उसके एहसानों के बदले उसको इतने कड़वी बातें बोल पाऊंगी। अंश ने आज तक उसके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की है। वह हमेशा से उसकी मदद ही करता आया है। बदले में मैं उसको यह क्या सौगात देने जा रही हूँ। सोचते सोचते पूर्वी देर रात तक करवटें बदलती रही। पूर्वी को अंश से बात करने का मौका ही नहीं मिला। शनिवार इतवार की छुट्टी होने की वजह से क्लास के लिए अंश का कोई फोन नहीं आया। अपनी तरफ से फोन करके पूर्वी अंश को अपने बारे में कोई और राय बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए अंश से बात करने का इरादा उसने टाल दिया। कल सुबह उसे रितु के साथ अपना प्लास्टर कटवाने डॉक्टर के पास जाना था। यह सोमवार की सुबह थी। रितु ने आज अपनी क्लास मिस करने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह क्या, पूर्वी जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, रितु के साथ अंश भी उसके इंतजार में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे तुम यहाँ कैसे? अंश की तरफ देखते हुए पूर्वी ने पूछा। तुम सवाल बहुत करती हो। अंश की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह कड़वाहट ने ले ली थी। उन दोनों को इस तरह देख करके रितु ने जवाब दिया, मेरी तरह आज अंश ने भी तुम्हारे लिए क्लास बंक की है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, देख तेरे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। लाचारी में रितु की तरफ देख करके पूर्वी मुस्कुरा दी। करीब 1 घंटा उनको डॉक्टर के पास प्लास्टर उतरवाने के बाद पूर्वी काफी हल्का महसूस कर रही थी। हालांकि चलने में उसे अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब उसका चलना फिरना शुरू हो गया था। इतने दिनों से मन में बैठा हुआ डर अब निकल गया था। आज शाम जब मम्मी से बात करूंगी तो अपने इस एक्सीडेंट के बारे में जरूर बताऊंगी। इस बात को इतने दिन तक दिल में छुपा करके रखने की ग्लानि उसको हमेशा रहती थी। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त पूर्वी ने टाइम देखा। 12:30 बज चुके थे। वह अंश से अकेले में बात करना चाहती थी। इससे ज्यादा अंश का एहसान वह नहीं लेना चाहती थी। यही उचित समय है अंश से बात करने का। यह सोच करके उसने रितु से कहा, रितु तुझे बेकार में 1 घंटा और लग जाएगा मुझे छोड़ करके वापस घर जाने में। अब मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं भी तो उसी तरफ जाऊंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा। वैसे भी अभी अभी प्लास्टर खुला है, तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, अंश ने तपाक से कहा। हाँ यही ठीक रहेगा, अंश तुझे छोड़ देगा, मैं घर के लिए निकलती हूँ, चल ध्यान रखना अपना। कह करके रितु ने पूर्वी को गले लगाया और विदा ली। अंश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रितु को बाय बोलने के बाद पूर्वी ने अंश की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, हाँ बोलो ना। अपनी बाइक की तरफ बढ़ता हुआ वह अचानक रुक गया। देखो अंश, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर तुम यह सब सिर्फ दोस्ती के नाते कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इससे आगे तुम प्लीज मुझे कुछ मत सोचना। पूर्वी की धीर गंभीर आवाज सुन करके अंश ने उसे बीच बीच में टोकना चाहा, लेकिन पूर्वी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, लेट मी फिनिश। जैसे ना मुस्कुराने की
पूर्वी ने कसम खा ली है। यह देख करके अंश की बात की गंभीरता का एहसास हो गया और वह आगे की बात सुनने के लिए उत्सुकता पूर्वक पूर्वी का मुंह ताकने लगा। मेरा परिवार बहुत ही रूढ़वादी परिवार है। उन्होंने मुझे घर से दूर पहली बार इस शर्त पर भेजा है कि मैं किसी भी लड़के के साथ किसी भी तरह के संबंध में ना पड़ूंगी। इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि दोस्ती को दोस्ती ही रखना। कह करके पूर्वी ने अंश के समक्ष हाथ जोड़ दिए। अरे पूर्वी, तुम बहुत आगे की बात सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकार में दिमागी घोड़े मत दौड़ाओ। जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं है। कह करके अंश कुछ देर चुप हो गया और फिर बोला, अब चले। हल्का सा मुस्कुरा करके पूर्वी ने सिर हिला दिया। आज पूर्वी को गए हुए 4 हफ्ते हो गए थे। परीक्षाओं के बाद कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी। हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। पूर्वी के जाने के 2 दिन बाद अंश भी अपने घर सूरत चला गया। हमेशा की तरह घर आकर के उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। दादा दादी चाचा चाची सबका दुलारा तो वह था ही। सब एक संयुक्त परिवार में रहते थे, इसलिए हर रात टीवी देखने के लिए इकट्ठे बैठते थे। परिवार की यह प्रथा जब अंश बहुत छोटा था तब से देखता आया था। आज भी खाना खाने के बाद सब लोग टीवी के सामने बैठे सबका पसंदीदा प्रोग्राम कपिल शर्मा शो देख रहे थे। ठहाके पर ठहाके लग रहे थे, लेकिन अंश न जाने क्यों कुछ खोया खोया सा लग रहा था। जब से वह आया था उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शहर में रहने वाले अपने दोस्तों से मिलने भी वह नहीं गया था। पता नहीं क्यों उसका कहीं आने जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। यह सब उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूर्वी के जाने से पहले अंतिम परीक्षा के बाद जब सभी लोग कैंटीन में बैठे थे तो पूर्वी ने दोस्तों को अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया था, लेकिन अंश को उसने एक बार भी आने के लिए नहीं बोला। यह बात अंश को काफी बुरी लगी थी। घर लौटते वक्त जब उसका पूर्वी अकेले मिली, उससे बातचीत करने के इरादे से अंश ने पूछा था, अब तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक है ना? पूर्वी ने कहा, एकदम ठीक है। पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन काफी ठीक है। वापस कब आओगी? बातचीत को आगे बढ़ाने के इरादे से अंश ने जानना चाहा। अब तो जब कॉलेज खुलेगा तभी आऊंगी, पूर्वी ने जानकारी दी। तुम भी तो जा रहे हो ना? पूर्वी ने पूछा। जवाब में अंश ने सिर हिलाया। ओके देन, मिलते हैं छुट्टियों के बाद। 2 मिनट की खामोशी के बाद पूर्वी ने विदा ली। बाय बोलने के बाद भी अंश काफी देर तक वहीं खड़ा पूर्वी को जाते देखता रहा। आज पहली बार पूर्वी का जाना अंश को अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहता था कि पूर्वी से रोक करके पूछे, तुम मुझे फोन करोगी? लेकिन ना उसके पूछने तक पूर्वी रुकी और ना ही पूर्वी के रहते उसकी हिम्मत हुई। अगले दिन जब पूर्वी निकलने वाली थी, उससे पहले अंश ने हैप्पी जर्नी का मैसेज भेजा था, जिसके जवाब में पूर्वी का थैंक यू देख करके वह खुशी से फूला ना समाया था। रोज बदलती नई नई डीपी देख करके अंश को एहसास हो रहा था कि पूर्वी अपने घर में नित नए आयोजनों में व्यस्त है। उससे बात करने के इरादे से कभी कभी वह उसकी डीपी पर कमेंट भी कर दिया करता था, लेकिन वह सब कुछ नॉर्मल होते थे। नाइस डीपी, ब्यूटीफुल डीपी, जिसके जवाब में सिर्फ थैंक यू लिखा आता था। यह उन लोगों का कॉलेज का आखिरी साल होने जा रहा था। उससे पहले अंश को कहीं इंटर्नशिप करनी जरूरी थी, इसलिए उसने कंपनियों में अपने बायोडाटा भेज दिए थे। उसके कोर्स में इस इंटर्नशिप का कितना फायदा होना था पता नहीं, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में इंटर्नशिप का बहुत गहरा असर पड़ने वाला था। अंश को अपने आप को व्यस्त रखने का इससे बेहतर कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। उधर पूर्वी घर जाते ही इस तरह काम में व्यस्त हो गई कि उसे किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। शादी के बाद ध्रुवी अपने ससुराल चली गई। यह पहली बार था जब पूर्वी को ध्रुवी के बिना इस घर में अकेले रहना पड़ रहा था। शादी ब्याह की रौनक सब समाप्त हो गई। सभी मेहमान जा चुके थे। परीक्षाएं होने के बाद पढ़ने के लिए भी पूर्वी के पास कुछ नहीं था। अब उसे अकेलापन बहुत सालता था। परीक्षा के परिणाम को लेकर के उसको बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए एक दिन उसने अंश को मैसेज करके परीक्षा परिणाम के बारे में जानना चाहा। पूर्वी का मैसेज देखते ही पहले तो अंश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज
तक पहले अंश मैसेज करता था, उसके बाद ही पूर्वी का जवाब आया करता था। यह पहली बार था जब उन दोनों के बीच 8-10 मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। अंश ने अपने इंटर्नशिप के बारे में बताया और पूर्वी से शादी के बारे में पूछा। हालांकि सभी बातें बहुत ही औपचारिक थी, लेकिन अंश को पूर्वी से बात करके बहुत ही खुशी हो रही थी। 1 महीने से उदास और ऊर्जा विहीन रहने वाली अंश आज एक अलग ही स्फूर्ति महसूस कर रहा था। हमेशा पूर्वी के ख्यालों में रहने की वजह से उसका काम में मन नहीं लगता था, और आज भी जब पूर्वी से बात हो गई तो वो बिल्कुल ही काम में मन नहीं लग रहा था। अरे तुम, पूर्वी ने ट्रेन से उतरते ही सामने अंश को देख करके पूछा। अंश एकटक पूर्वी के चेहरे को देखे चला जा रहा था। पूर्वी की बात का कोई जवाब उसके पास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वी की बात को उसने सुना ही ना हो। उसको ख्यालों में खोए देख करके पूर्वी ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ लहराया और चुटकी बजा करके पूछा, हेलो अंश, तुम यहाँ कैसे? ओ मैं मतलब यहाँ। अंश को शब्द इधर उधर से इकट्ठे करने पड़ रहे थे, फिर भी वह पूर्वी के जवाब नहीं दे पा रहा था कि वह रेलवे स्टेशन सिर्फ पूर्वी को देखने के लालच में चला आया। ऋतु के माध्यम से उसको पता चला था कि आज की ट्रेन से पूर्वी वापस आ रही है। चटक लाल रंग की टी शर्ट और ब्लू जीन्स में पूर्वी बहुत ही सुंदर लग रही थी। कानों में लाल रंग के छोटे छोटे टप्स, अपने भारी भरकम सूटकेस उतारने में वह हाँफ गई थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। दोनों हाथ कमर पर रखे वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने में लगी थी। अंश ने वाक्य पूरा ही नहीं किया। आंखों को इतने दिन से जिसको देखने की तलाश थी वह अचानक पूरी हो गई थी, इसलिए आंखें पूर्वी के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। पूर्वी को इस तरह देखना एक हिमाकत ही कहा जाएगा, यह जानते हुए भी कि वह कोशिश करने पर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मन ही मन पूर्वी को भी अंश का वहां आना अच्छा लगा, लेकिन वह अंश से उसके आने का मकसद जानना चाहती थी। पूर्वी ने भी हालांकि अंश को बहुत मिस किया था, लेकिन उसके पैरों में जो संस्कारों की बेड़ियां थी उन्होंने जैसे उसकी जुबान पर ताला लगाया हुआ था। 4-6 कदम दूर खड़े अंश को अपनी जगह से हिलता ना देख करके अब पूर्वी को कुछ अजीब लग रहा था। आसपास से निकलते हुए लोग भी दोनों को कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे। लोगों को इस तरह ताकते देख पूर्वी अंश की तरफ बढ़ी और हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ सेकंड का वक्त दिया उसने पूर्वी के हाथ में अपना हाथ रखने में। पूर्वी ने एक चीज नोट की, अंश की आंखों में कुछ गीलापन था। कैसे हो तुम? पूर्वी ने मुस्कुरा करके अंश से पूछा। सिर हिला करके अंश ने कहा, ठीक हूँ का इशारा भर किया। इसी क्रम में उसकी आंखों से 2 बूंदें लुढ़क करके उसके गालों पर फिसल गई। पूर्वी के लिए यह स्थिति बहुत ही असहज हो गई थी। अंश को इस तरह उसने पहली बार देखा था। अभी तक अंश इस दुविधा में था कि वह क्या बात करे, लेकिन अब पूर्वी की पसोपेश में थी कि वह अंश को किस तरह से संभाले। बिना कुछ बोले दोनों सामान ले करके ऑटो रिक्शा में बैठ चुके थे। बीच में अंश बाहर देखती हुई पूर्वी को नजर भर करके देख लेता था, और जब पूर्वी इसकी तरफ नजर करती थी तो वह कुछ और देखने लग जाता था। 1-2 बार दोनों की नजरें टकराई और झुक गई। पूर्वी का हॉस्टल आ गया था। यह एक प्राइवेट हॉस्टल था। उसकी मकान मालकिन को लड़कियों के कमरे में किसी भी लड़कों का आना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ इमारत के अंदर जाना अंश के लिए नामुमकिन था। ठीक है, मैं चलता हूँ कह करके अंश ने पूर्वी से पहली बार ढंग से नजरें मिलाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो? पूर्वी ने अंश को देख करके कहा। अंश ने कुछ सेकंड के लिए चुप्पी साध ली, फिर जमीन में गड़ी अपनी नजरों को ऊपर उठाया और कहा, मैं जानता हूँ कि यह बात तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक ना रखती हो तो तुम नहीं जानती पूर्वी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने यह महसूस किया कि तुम्हारा ना होना मेरे लिए कितना तकलीफ देह है। इन दिनों में किस तरह रहा बयान नहीं कर सकता। जानता हूँ तुम्हारे परिवार में तुमको भी हिदायतें दी गई हैं, उसके हिसाब से तुम कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताओगी, लेकिन मेरी बात सुन तो सकती हो ना। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा पूर्वी, कह करके अंश ने अपनी नजरें नीचे झुका ली।
जब से स्टेशन पर अंश को देखा था तब से पूर्वी को इस बात का एहसास था कि अंश के दिल में कोई तो ऐसी बात है, लेकिन वह इस बात को इतनी जल्दी और इतना साफ साफ शब्दों में उसके सामने कह देगा, यह दूर दूर तक उसके ख्यालों में नहीं था। अंश की बात का क्या जवाब दे उसे सूझ ही नहीं रहा था। कोई भी कड़वी बात कह करके वह दोबारा अंश की आंखों में आंसू नहीं लाना चाहती थी। मैं जाती हूँ अंश, ऊपर से आंटी देख रही होंगी, वह बेवजह शक करेंगी। कल कॉलेज में मिलते हैं सभी। बड़ी मुश्किल से साहस बटोर करके वह सिर्फ इतना ही कह पाई थी। पूर्वी से आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। उसे अपनी सीमाएं पता थी। वैसे भी तापस हमेशा उसके ही स्कूल में पढ़ा था और वह पूर्वी के दोस्तों में अपनी एक दहशत बना करके रखता था, जिससे कोई भी लड़का उसकी बहन के करीब ना आ सके। आज अंश के मुंह से ऐसी बात सुन करके उसके होश उड़ गए थे। सामान ले करके वह ऊपर पहुंची। उसे बिल्कुल याद नहीं, कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया था। वह बार बार अंश द्वारा कहे गए शब्दों को याद करती और अपने आप में सिमट जाती। जब भी उसे अंश की वह नजरें याद आती उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती। अभी भी वह अपने चेहरे पर अंश की नजरों को महसूस कर रही थी और बार बार यही सोच करके उसकी नजरें नीचे झुक जाती थी। दूसरी तरफ अंश को अब तक पूर्वी को लेकर के जो उलझन थी वह साफ हो चुकी थी, इसलिए पूर्वी को अपने दिल का हाल बता करके वह काफी हल्का महसूस कर रहा था। आखिर जो उसने तय किया था कर दिखाया था, आगे जो भी होगा अंजाम देखा जाएगा। यही सोच करके वह अब बेफिक्र हो गया था। अब फिक्र करने की बारी पूर्वी की थी। दिन भर वह अंश के ख्यालों में डूबती उतराती रही, यहाँ तक कि शाम को घर पर फोन करके यह बताना भी भूल गई कि वह ठीक ठाक पहुँच गई है। अगले दिन वह कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। आज उसके मन में जो उमंग था उसको महसूस करके वह खुद ही हैरान थी। उसने अपना सबसे सुंदर काला सूट निकाला। जब भी वह यह काला सूट पहनती थी सभी उसकी तारीफ किया करते थे। उस काले सूट के साथ काली जालीदार दुपट्टा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल और होंठों पर लिए बाम की चमक, ऑक्सीडाइज्ड के कंधे तक झूलते ईयर रिंग। आज उसे अपने आप को ही आईने में देख करके शर्म आ रही थी। इधर अंश से वक्त काटे नहीं कट रहा था। वह पूर्वी का रिएक्शन जानना चाहता था। कभी उसे लगता कि पूर्वी जरूर उसे उसकी इस हरकत पर दो चार बातें सुनाएगी। कभी लगता शायद वह खुश हो रही हो, कभी लगता नाराजगी में कहीं बात ही करना बंद ना कर दे, कहीं वह मुझे सबके सामने डांट तो नहीं देगी। इस तरह के ढेरों प्रश्न दिमाग में लिए वह कॉलेज पहुंच गया। कक्षा में घुसते ही पूर्वी को देख करके अंश ठगा सा खड़ा रह गया। वह बेंच पर बैठी मुस्कुरा, थोड़ा झिझकते हुए वह उसके बगल में खाली पड़ी सीट पर जा बैठा। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। अब तो ना पूर्वी का कोई दिन अंश से बात किए बिना पूरा होता और ना ही अंश का पूर्वी को देखे बिना चैन आता। लेकिन जब भी पूर्वी को अपने परिवार से बात होती उसे उनकी हिदायत याद आ जाती और यह डर जब वह अंश के सामने रखती तो अंश हमेशा उसे तसल्ली देता कि तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। यह आखिरी साल दोनों प्रेमियों ने प्यार के दरिया में डूबते ही गुजार दिए। अब ना छुट्टियों में अंश को अपने घर जाने की जल्दी होती, ना पूर्वी को माँ की याद सताती। उन दोनों के लिए एक दूसरे का साथ ही जैसे सर्वोपरि हो गया। लेकिन एक बात पूर्वी को खाए जा रही थी कि इस साल तो उन दोनों को साथ रहने का बहाना मिल गया, लेकिन जैसे ही परीक्षा होगी उसे वापस अपने घर जाना पड़ेगा। फिर ना तो वह अंश से बात कर पाएगी और ना ही आगे का उससे मिलने का कोई ठिकाना रहेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं घर जा करके सबको मना लूंगा। मेरे घर वाले एक बार मान जाएं तो वह तुम्हारे घर वालों को मना लेंगे। हर प्यार करने वाले लोगों की जिंदगी में यह कठिनाइयां आना सामान्य बात है। अंश ने एक दिन पूर्वी को तसल्ली दी, लेकिन मेरे घर वाले सामान्य लोग नहीं हैं। आजकल तो तापस जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे और ज्यादा उग्र होता जा रहा है और निरंकुश भी। पूर्वी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। देखो पूर्वी, इस सब के लिए तुमको अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को विश्वास में लेकर के सहायता लेनी पड़ेगी जो तुम्हारे
घर तुम्हारे बारे में तुम्हारा पक्ष ले करके बात कर सके, अंश ने राय दी। वैसे तो मेरे घर में किसी और की राय मशवरे का जरा भी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मेरी एक दूर की मौसी है, मम्मी उनसे बहुत प्रभावित रहती हैं। उनसे अगर बात की जाए तो शायद मम्मी के समझ में आ जाए, कुछ सोचते हुए पूर्वी ने कहा। वेरी गुड। तुम जब भी जाओगी अपनी मौसी से जरूर बात कर लेना, फिर देखते हैं आगे। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, कह करके अंश ने पूर्वी के हाथ को दबा करके उसे तसल्ली दी। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती अंश, तुम प्लीज कुछ करना। यहाँ से जाने के बाद मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, यह याद रखना, कह करके उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए चेहरा नीचे कर लिया। इस कॉफी हाउस में बैठे हुए उन्हें 1 घंटा होने को आया था। बिल चुका करके दोनों बाहर आ गए। पूर्वी को हॉस्टल छोड़ने के बाद अंश के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वह जानता था कि विजाती होने की वजह से इस शादी में काफी बाधाएं आने वाली हैं, लेकिन इन सब बातों के बारे में जिक्र करके वह पूर्वी को कमजोर नहीं होने देना चाहता था। अब यह लड़ाई उसे अपने आप ही लड़नी थी। सोचते हुए उसने अपनी बाइक की रेस बढ़ा। पूर्वी और अंश वैसे तो बहुत सावधानी बरत रहे थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इसका और मुस्क छुपाए नहीं छुपता, वही हुआ। पूर्वी की मम्मी रेखा का पूर्वी के हाव भाव कुछ बदले हुए दिखे। उसका बार बार अपने फोन को चेक करना कहीं ना कहीं उनके शक को और गहरा कर रहा था। कहते हैं माँ अपने बच्चों के बिना कहे उनके दिल की बात जान लेती है। इस बार पूर्वी घर पर बहुत अनमनी सी रही। अंश के बिना उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मुसीबत यह थी कि वह उससे फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे। इन दिनों ध्रुवी भी मायके आई हुई थी, परंतु पहले की तरह पूर्वी उससे जीजा जी की ढेरों बातें नहीं कर रही थी, जैसे उसे ध्रुवी में कोई रुचि ही ना रखी हो। आखिर ध्रुवी ने एक दिन पूर्वी से पूछ ही लिया, क्या बात है पूर्वी, तुझे कोई परेशानी है क्या? तू मुझे कुछ परेशान लग रही है। दोनों बहनों में बहुत ही अपनापन था। आज तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई थी। बहन होने के साथ साथ वह एक दूसरे की राजदार भी थी। चाहे परीक्षा में कम नंबर लाने की बात हो या किसी लड़के का दोस्ती का ऑफर, दोनों की बातें उनके सिवा ना भाई को पता चलती ना ही माँ को। इसलिए जैसे ही ध्रुवी ने पूर्वी की परेशानी के बारे में पूछा, पूर्वी चाहते हुए भी कुछ नहीं छुपा पाई। उसकी आंखों में छुपी नमी ने ध्रुवी को अंदाजा लगा लिया था कि बात कितनी गहरी है। परत दर परत पूर्वी ने अंश के साथ अपनी प्रेम कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। ध्रुवी के ऊपर उसे विश्वास ही था। आज तक ध्रुवी ने उसको हर तरह से सहयोग दिया था। ध्रुवी ने पूर्वी की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। सब सुनने के बाद वह काफी गुमसुम थे। वह बात पूर्वी को और भी बेचैन कर रही थी। हमेशा की तरह सांत्वना के 2 शब्द की उम्मीद करती पूर्वी आशंका ग्रस्त हो उठे। अरे कुछ तो बोल, तू मम्मी से मेरे लिए बात करेगी ना? देख तापस को पता ना चले बस। पूरे विश्वास से पूर्वी ने ध्रुवी का हाथ अपने हाथ में लेकर के अनुनय की। लेकिन जब से ध्रुवी को पता चला कि अंश दूसरी जात का है, अपनी माँ और भाई से ज्यादा उसे अपनी ससुराल की चिंता हो आई। उसकी ससुराल में तो लोग और भी ज्यादा रूढ़वादी थे। ध्रुवी की हालत अपनी ससुराल में ज्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अपने मन मुताबिक कुछ भी कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं थी। सास ससुर के साथ ही वह एक अविवाहित ननद भी उनके साथ रहती थी, जिसको ध्रुवी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इसलिए आए दिन वह ध्रुवी की नाक में दम किए रहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह पूर्वी को वह किस तरह समझाए। उधर पूर्वी कोई भी गलत कदम उठाती है तो ध्रुवी जानती थी कि सास ससुर और ननद के साथ ही उसका पति भी उसके खानदान के बारे में जली कटी सुनाएगा। पहले ही क्या उसकी जिंदगी में मुसीबत कम है, जो यह एक और मुसीबत आ गई। यही सोच करके उसने कहा, तू जानती है पूर्वी, मम्मी और दादाजी के अलावा तापस भी इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगा। मेरा कहना मान, तू अंश को भूल जा। यह सब कह करके ध्रुवी उठ करके खड़ी हो गई और चलती बनी। पूर्वी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं रहा।
ध्रुवी से इस तरह के व्यवहार की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह तो सोच रही थी कि कम से कम ध्रुवी तो मेरा पक्ष लेगी, अब तो आखिरी उम्मीद मौसी है। यही सोच करके वहां और भी उदास हो गई। मौसी से मिलने के लिए कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा। खुशकिस्मती से मौसी से मिलने का दिन जल्दी ही आ गया। उन लोगों को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जाना था। उसे पूरी उम्मीद थी कि मौसी उस शादी में शिरकत जरूर करेंगी। इस बहाने से वह मौसी को अपनी समस्या बता देगी। बस अब उसे शादी में जाना तय करना था। रेखा पहले तो सिर्फ तापस को शादी में भेजना चाहती थी, परंतु पूर्वी के कहने पर रेखा ने तापस को छोड़ करके पूर्वी के साथ शादी में जाने का मन बना लिया। मौसी से पूछती उससे पहले ही एक और मुसीबत पूर्वी के लिए तैयार खड़ी थी। ध्रुवी ने रेखा को अंश के बारे में सब बता दिया था, इसलिए इन दिनों रेखा पूर्वी से कुछ खिंची खिंची रहने लगी। और एक दिन पूर्वी को अपने पास बैठा करके बोली, देख पूर्वी, मैंने तुम सबको बहुत ही मुश्किलों से पाल पोस करके बड़ा किया है। यह तुम लोग सब जानते हो, हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी अंतरजातीय विवाह नहीं किया, और फिर तुम्हारे दादाजी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तू ऐसा कर, अंश को भूल जा। लेकिन मम्मी, पूर्वी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रेखा ने उसको कुछ भी कहने से रोक दिया और बोली, अगर फिर भी तुझे अंश ज्यादा जरूरी है तो तू अपनी मर्जी से जा करके उससे शादी कर ले, लेकिन इसके बाद हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। पहले पति छोड़ करके चला गया, अब बच्चे भी चले जाएं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। रेखा का बड़बड़ाना जो शुरू हो गया तापस के घर आने के बाद ही बंद हुआ। अब पूर्वी के लिए कोई चारा नहीं बचा था। पूर्वी अपनी माँ की हालत देख करके सकते में आ गई थी। उसने अपनी माँ को तीनों भाई बहनों के लिए बहुत मेहनत करते देखा था। वह किसी भी तरह अपनी माँ को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। मन ही मन आज उसने निश्चय कर लिया कि वह अंश को भूल जाएगी। शादी में जाने के लिए पूर्वी बहुत उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था इस दिन का वह दुल्हन से भी ज्यादा इंतजार कर रही थी। रेखा खुश थी कि चलो शादी के चक्कर में पूर्वी शायद उस लड़के को भूल जाए। शादी में पहुंचते ही पूर्वी की नजरें रीमा मौसी को ढूंढ रही थी। हालांकि रीमा मौसी उम्र में उससे कई साल बड़ी थी, लेकिन जब भी वह रीमा मौसी से मिली है, उनके बीच के उम्र के अंतराल को एहसास उसे कभी नहीं हुआ। दोनों हमेशा सहेलियों की तरह ढेरों बातें करती हैं। इसकी वजह यह है कि जब एक महीने के लिए उसे दिल्ली अपने कोचिंग के लिए आना था तो वह रीमा मौसी के यहाँ ही रही थी। कोचिंग लेने के लिए दिल्ली भेजने में घर के सभी लोग हिचकिचा जा रहे थे, लेकिन मौसी के यहाँ रहना है सोच करके रेखा निश्चिंत हो गई थी। वैसे तो पूर्वी का मन रीमा मौसी के यहाँ रहने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे यहाँ तसल्ली थी कि रीमा मौसी के नाम से उसे दिल्ली आने को मिल रहा है। कभी किसी के घर इस तरह रहने वह कभी नहीं गई थी, इसलिए एक अनजाना डर उसके मन में समा गया था। परंतु जब रीमा मौसी के यहाँ आई तो उनके स्वभाव को देख करके ऐसे लगा जैसे न जाने कब से वह दोनों सहेलियां हों। एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला और पूर्वी के वापस जाने का वक्त आ गया। पूर्वी को याद है मौसी का घर छोड़ते वक्त वह रोने लगी थी। यह देख करके रीमा मौसी की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे पूर्वी, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी, तू यहाँ बैठी है। मौसी की आवाज सुन करके उसने चौंक करके सामने देखा। अपनी वही प्यारी सी मुस्कान लिए रीमा मौसी सामने खड़ी थी। रीमा मौसी पूर्वी से तपाक से गले मिली, उसके माथे पर चुंबन अंकित करते हुए बोली, हाय मेरी नजर ना लगे, कितनी सुंदर लग रही है तू। अरे रीमा, कैसी है तू? अचानक पीछे से आ करके रेखा ने पूछा था। मैं तो अच्छी हूँ, अपनी पूर्वी को देखो कितनी सुंदर निखर के आई है। पूरे 3 साल बाद देख रही हूँ उसको। अब तो बस पूर्वी का ही नंबर है। कब कर रही हो इसकी शादी? रीमा मौसी ने पूर्वी की तरफ देखते हुए पूछा। बताओ, कोई लड़का जैसे ही मिलेगा फटाफट कर देंगे। अब तो यह कुछ महीने बाद हॉस्टल से वापस आ ही रही है, रेखा ने मुस्कुराते हुए रीमा से कहा। मुस्कुराते हुए रीमा ने पूर्वी की तरफ देखा, लेकिन पूर्वी के चेहरे के मुस्कान गायब थी। रीमा सोच रही थी अपनी शादी की बात सुन करके पूर्वी के चेहरे पर शालिनी
मुस्कान तो अवश्य होगी, लेकिन उसकी जगह पर उदासी देख करके रीमा सोच में पड़ गई। इस गुत्थी को तो समझाना ही पड़ेगा। रीमा के माथे पर बल पड़ गए। चलो दुल्हन का शगुन दे आए। रेखा ने रीमा को साथ चलने के लिए इशारा किया। तुम दे आओ दीदी, मैं तो पहले ही दे चुकी हूँ। तब तक मैं और पूर्वी कुछ खाने का आइटम देखते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, कह करके रीमा ने पूर्वी का हाथ पकड़ करके खींचते हुए खाने के स्टॉल की तरफ रुख किया। क्या बात है पूर्वी, तू मुझे बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? चाट पकौड़ी के स्टॉल पर अपने बारी का इंतजार करते हुए रीमा ने पूछा। इससे अच्छा मौका पूर्वी को मिल नहीं सकता था। उसने अपनी सारी परेशानी रीमा मासी को कह सुनाई और उनसे मदद की गुजारिश की। रीमा को वैसे भी लोगों को किसी मुसीबत में पड़े देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने सभी परिचितों व दोस्तों की हर संभव मदद किया करती थी, और यह तो फिर उसकी प्यारी भांजी पूर्वी थी। खाते वक्त कुछ देर तो वह बहुत सोच में डूबी रही, फिर उसने पूर्वी को समझाते हुए कहा, तेरी मम्मी को समझाना तो आसान है, लेकिन वह तेरे दादाजी और भाई के खिलाफ जा कर के कोई कार्य नहीं करेंगी। रही बात उन दोनों को समझाने की, तो यह मुझे नामुमकिन सा लगता है। अपनी मम्मी से और ध्रुवी से तो बात करके देख चुकी हूँ। मेरे हिसाब से एक काम किया जा सकता है। सबसे पहले तू और अंश दोनों कोर्स खत्म होते ही जॉब ज्वाइन कर लो। लेकिन उससे क्या? पूर्वी की मौसी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि शादी का नौकरी से क्या लेना देना। देख बेटा, पैसा और पद बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने बड़ों बड़ों को इनके सामने झुकते देखा है। हमारे समाज में अच्छी नौकरी वाला लड़का शादी के लिए बहुत डिमांड में रहता है। अगर अंश की जॉब अच्छी होगी तो तुम्हारे परिवार के ऊपर उनका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। शादी के बारे में तो अभी तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी तुम कुछ बोलने लायक बनोगे, या यूं कहो कि तभी तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी। अभी तो तुम दोनों को ही पार के लोग बच्चा समझ के गंभीरता से नहीं लेते। रीमा मासी की बात खत्म होते होते रेखा उन दोनों को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसको आता देख करके रीमा ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और खाने की तारीफ करने लगी। पूर्वी आश्चर्य से रीमा मौसी के चेहरे को देख करके कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रेखा ने पूछा, अभी तुम लोग यह सब खा रहे हो, खाना देर से खाओगे क्या? पूर्वी ने चौंक करके मम्मी को देखा और चुपचाप प्लेट में चम्मच लगाते हुए सहज होने का प्रयास करने लगी। अभी तो 8 ही बज रहे हैं, खाना थोड़ा देर में खाएंगे, क्यों पूर्वी? मौसी जानबूझ करके रेखा के सामने सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। भाई, यह अड़गम सड़गम खा लूंगी तो मुझसे तो खाना खाया नहीं जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, खाना ले करके आती हूँ, तब तक तुम लोग कोई टेबल पकड़ लो, कह करके रेखा चलती बनी। पूर्वी की जान में जान आई। गहरी सांस लेकर के उसने रीमा मौसी की तरफ देखा। तू घबरा मत पूर्वी, अगर तू कोर्स करके घर वापस आ जाएगी तो यह लोग कहीं ना कहीं तेरी शादी तय कर देंगे। अभी तुझे कुछ साल के लिए अपनी शादी टालनी है तो कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। पूर्वी को परेशान देख करके रीमा ने समझाया। शादी से लौटने पर पूर्वी के अंदर एक अनोखी आशा का संचार हुआ। आज पहली बार उसे यह महसूस हो रहा था कि हो ना हो अंश और उसके 7 फेरों की 7.5 का कभी ना कभी तो अंत होगा। वह दोगुने जोश के साथ अपने प्लान को अंतिम रूप देने में लग गई। अब जब भी घर में बात होती पूर्वी के वापस आने की, तो वह साथ में यह भी जोड़ देती, क्या पता नौकरी लग जाए और वह सीधे जॉब ज्वाइन कर ले। यह कह करके घर वालों को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। पहले की तरह अब वह अंश से दूर रहने पर डरी हुई नहीं, बल्कि खुद को ऊर्जावान महसूस कर रही थी। मौसी ने उसके अंदर जो विश्वास रूपी पौधा रोपा था, पूर्वी अब उससे रोज खाद और पानी देने लगी। वह दोगुने जोश से पढ़ाई कर रही थी। उसे पता था कि कॉलेज में यह लास्ट सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आ जाती हैं। अगर उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो उसे जॉब जरूर मिल जाएगी। इस तरह उसका आधा प्लान तो सफल हो ही जाएगा। पूर्वी की छुट्टियां खत्म हो गई थी और वह जाने की तैयारी कर रही थी।
यह सारे कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है, एक दो जोड़ी ले जा। वैसे भी 3 महीने बाद तो तुझे सब सामान लेकर के वापस आना है। पैकिंग करते पूर्वी के हाथ रेखा की बात सुन करके रुक गए, लेकिन दूसरे ही पल उसने जवाब तैयार कर लिया और कहा, जहां बाकी सामान लाऊंगी 8-10 जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो माँ। पिछली बार की तरह अब की बार भी पूर्वी को अंश रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करते मिल गया। वह अलग बात थी कि इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि अंश जरूर आएगा। रितु को अपने आने की सूचना यही सोच करके उसने दी थी। लेमन येलो टी शर्ट में अंश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसको देखते ही पूर्वी के दिलों में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। जी चाहा कि दौड़ करके अंश की बाहों में समा जाए। आज उसे पिछली बार कहे अंश के शब्द कानों में गूंजते सुनाई दे रहे थे। अब उसे समझ आ रहा था कि किसी से ज्यादा जुदा होना पड़े तो प्यार करने वाले की क्या हालत होती है। स्टेशन पर खड़ा अंश चारों तरफ खोजी निगाहों से पूर्वी को ढूंढ रहा था। अपने लिए अंश का इस तरह बेकरार होना पूर्वी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह जानबूझ करके एक ऊंट में खड़ी हो करके उसकी इस हालत का आनंद ले रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक खुद पूर्वी से इंतजार करना मुश्किल हो गया तो वह झटपट अंश की तरफ बढ़ गई। उसे देखते ही नन्हे बालक से अंश की मुस्कान जैसे जवान हो गई। दोनों ने अपने जज्बातों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। पूर्वी ने अंश से कहा, अंश मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं सिर्फ सामान रखने हॉस्टल जाऊंगी, तुम नीचे मेरा इंतजार करना। कुछ देर बाद दोनों अपने पसंदीदा रेस्तरां में चले गए। लंच का ऑर्डर दे रहे थे। अंश ने देखा पूर्वी सफर की थकान के बावजूद काफी तरोताजा लग रही है। सामान रखने जब वह गई तो फ्रेश हो करके आई थी। करीने से बनाई हुई उसकी चोटी कमर तक लटक रही थी। स्लेटी रंग के स्लीवलेस कुर्ती में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके कान में पिंक कलर के प्यारे मोती के टप्स थे। होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक उसके कानों के टप्स से मेल खा रही थे। आज इतने दिन के बाद तुम्हें देख करके कितना अच्छा लग रहा है। तुम नहीं जानती पूर्वी, तुम मेरी एनर्जी हो। इतना अकेला हो गया था मैं तुम्हारे बिना। एक तो तुमसे फोन पर बात नहीं हो सकती, यह बड़ी मुसीबत है। माथे पर हाथ रखता हुआ अंश बोला, मैंने तो तुमको बहुत मिस किया अंश। अच्छा सुनो, मैंने मौसी से हमारे बारे में बात की थी, उन्होंने जो कहा है मैं तुम्हें बताती हूँ। कह करके पूर्वी ने रीमा मौसी की बताई हुई सारी योजना को फाइनल अंश के सामने खोल करके रख दिया। अभी तक अंश सोचा करता था कि उसे अकेले ही शादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन अब पूर्वी को अपने प्लान में शामिल होते देख करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हम दोनों अगर घर वालों की नज़रों के सामने ही नहीं रहेंगे तो उनको शादी की कोई जल्दी भी नहीं रहेगी, और फिर हम आर्थिक रूप से थोड़े संबल भी हो जाएंगे तो अपना पक्ष ज़्यादा मजबूती से रख सकेंगे। चलो करो प्रॉमिस कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। इस प्लान के मुताबिक ही हम आगे कदम रखेंगे। कह करके अंश ने अपना हाथ टेबल पर आगे बढ़ा दिया। सामने बैठी पूर्वी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे करके कहा, पक्का प्रॉमिस। इस तरह कम से कम 2-3 साल निकल जाएंगे तो मौसी ने कहा कि उनके तेवर खुद ब खुद ढीले पड़ जाएंगे। उस दिन के बाद अंश और पूर्वी दोनों में जैसे एक जुनून सा आ गया। वह दोनों दिन रात पढ़ाई में डूबे रहते। जितनी भी कंपनी कैंपस सिलेक्शन के लिए आ रही थी उन्होंने सभी में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया था। परीक्षाएं सिर पर थी, इसलिए दोनों का मिलना जुलना भी कम हो गया था। यह इतवार सुबह का वक्त था और आज दोनों ने मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया था। अंश पूर्वी को लेकर के तेज गति से बाइक चलाता मंदिर की ओर जा रहा था। पूर्वी ने यह जिद की थी कि कल से इंटरव्यू शुरू हैं, उससे पहले वह कुछ मन्नत मांगना चाहती है, और पूर्वी की जिद करना अब अंश के लिए जैसे राजधर्म हो गया था। मंदिर से लौटते वक्त दोनों ने चौराहे वाले हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म समोसे खाने का मन बना लिया। उस दिन पूर्वी बहुत खुश थी, बस उसे अब एक ही डर था, 1.5-2 महीने बाद उसे वापस ना जाना पड़े। उधर जितना डर पूर्वी को था उससे ज्यादा डर अंश को था। उसने अपने परिवार से वादा किया था कि वह यह कोर्स सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए कर रहा है और वापस आकर के अपने पिता का व्यवसाय ही ज्वाइन करेगा, लेकिन हालात
कुछ इस तरह के बन गए थे कि उसे नौकरी करना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए वह किस तरह से अपने परिवार को समझाएगा या उसने सोचा नहीं था। उस पर पूर्वी को भी उसका परिवार स्वीकार नहीं करेगा, इसकी उसे संभावना थी। एक रूढ़वादी गुजराती परिवार होने की वजह से परिवार के सभी लोग अपनी पसंद की गुजराती लड़की बहू के रूप में लाने की योजना बना रहे थे। खैर कुछ दिन और बीते। उनके पहले इंटरव्यू के बाद उन दोनों की डर और झिझक जैसे गायब हो गई और बाकी के इंटरव्यू उन्होंने और आत्मविश्वास से अटेंड किए थे, जिसका परिणाम यह निकला कि पूर्वी की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी ने अच्छे पैकेज पर हायर कर लिया था। जैसे ही यह खबर पूर्वी को मिली, उसने तुरंत अंश को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। अपनी नौकरी मिलने की खुशी से ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि अभी तक अंश को किसी भी कंपनी ने फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया था। ज्यादातर कंपनियों के फाइनल इंटरव्यू हो चुके थे। अंश से मिल करके वह अंश को थोड़ी तसल्ली देना चाहती थी। अंश तुम चिंता मत करो, अभी 2-3 कंपनियां बाकी हैं। अंश के कुछ भी कहने से पहले ही पूर्वी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अरे तू पागल है क्या पूर्वी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आज हम तेरी सक्सेस का सेलिब्रेट करेंगे। अंश ने वेटर को बुलाने के लिए इशारा किया। कॉलेज की कैंटीन में तब तक उनके बाकी दोस्त भी आ चुके थे। सभी पूर्वी को बधाई दे रहे थे। मैं घर पर फोन करके आती हूँ कह करके पूर्वी कैंटीन के बाहर आ गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब अंश खाने के लिए पूर्वी को बुलाने आया तो उसने देखा कि पूर्वी बहुत गंभीरता से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव देख करके उसने दूर से ही पूर्वी को अंदर आने का इशारा किया और वापस आ करके अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पूर्वी ने आकर के बताया कि जब उसने अपने घर पर अपनी जॉब लगने की खबर सुनाई तो माँ तो काफी खुश थी, लेकिन दादाजी काफी नाराज। नौकरी करने की बात तो पूर्वी ने कभी नहीं की थी। उसने तो सिर्फ कोर्स करने की इच्छा जताई थी, इसलिए हमने उसे भेजा था। अभी तुमको पूरा 1.5 महीना है, तब तक घर वाले मानसिक रूप से तुम्हें भेजने को तैयार हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अंश की बात सुन करके पूर्वी हौले से मुस्कुरा दी। आखिरकार अंश को भी एक जॉब मिल गई। हालांकि उसका पैकेज पूर्वी के पैकेज से कम था, लेकिन उसको यह तसल्ली थी कि अब उसे घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक पहली सीढ़ी तो पार कर ली थी। पूर्वी को हैदराबाद में ज्वाइन करना था और अंश को गुड़गांव में। हैदराबाद जाने से पहले जब पूर्वी अपने घर गई तो उसके दादाजी ने नौकरी से अपनी नाखुशी तो जाहिर की, लेकिन चलते वक्त जो पूर्वी ने दादाजी से कहा अपने खानदान की वह पहली लड़की है जो नौकरी कर रही है, आपको तो मुझ पर फक्र होना चाहिए। तब दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रख करके कहा था, आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। जा बेटा खुश रहा। हैदराबाद की जिंदगी में पूर्वी कुछ ही दिन में रम गई। रोज शाम को वह अंश से बात करती और दोनों अपने भविष्य के सपने बुनते। शुरुआती परेशानियों के बाद अब अंश भी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। जब भी पूर्वी छुट्टी में अपने घर जाती, वह एक दिन के लिए अंश के पास गुड़गांव जरूर रुकती। उधर अंश भी विभागीय कार्य बता करके पूर्वी से मिलने पहुंच जाता। रेखा ने इस बार दिवाली पर पूर्वी को बताया कि उसको देखने लड़के वाले आने वाले हैं। यह सुनते ही पूर्वी का मूड खराब हो गया। उसने अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी है मम्मी। अरे अब तुझे नौकरी करते 6 महीने हो चुके हैं, तेरा शौक पूरा हो गया होगा। शादी तो आज नहीं तो कल करनी ही है ना। हाँ करनी तो है, लेकिन जिस तरह से करनी है मैंने आपको बताया था। तू अभी तो उस लड़के को नहीं भूली है। मैंने कितनी बार कहा है दूसरी जात में शादी के लिए तेरे दादाजी कभी नहीं मानेंगे। उन दोनों की बातें अंदर कमरे में टीवी देख रहे तापस ने सुन ली थी। वह तुरंत उठ करके बाहर आया और बोला, आपको नौकरी करने के लिए भेजा है। अगर किसी के चक्कर में पड़ोगी तो मैं उसे साले को गोली मार दूंगा। गुस्से से उसके नथुने फड़फड़ा रहे थे। हमेशा की तरह मम्मी की बोलती बंद हो चुकी थी, लेकिन अब की बार पूर्वी कमजोर नहीं पड़ी। तुनक करके बोली, ठीक है, नहीं करूंगी उस लड़के से शादी जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो फिर किसी और से करने के लिए भी मुझसे जबरदस्ती मत करो। तुम्हारा कहना मान करके बोल तो दिया ना कि नहीं कर रही हूँ उससे शादी। तापस आश्चर्य से उसका चेहरा देखता रहा और तमतमाता हुआ वापस कमरे में चला गया। कुछ देर रेखा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, कभी परिवार के बड़ों का, कभी समाज का और कभी ध्रुवी के
परिवार का वास्ता दे करके उसकी बात मानने के लिए विवश किया। लेकिन रीमा मौसी के कहे अनुसार पूर्वी ने माँ को समझाया, देखो मम्मी, आपकी बात मान करके ही मैंने अंश को शादी के लिए मना कर दिया है, लेकिन हर बात आपकी नहीं मानी जा सकती। आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, लेकिन अब मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं आप लोगों की पसंद से कभी शादी करूंगी। मैं कुमारी ही ठीक हूँ, आप अपनी बहू लाने की तैयारी कर लो। हालांकि पूर्वी को अभी कुछ दिन और रुकना था, लेकिन उसका मूड इतना बिगड़ गया था कि वह 4 दिन पहले ही वापस हैदराबाद यह कहते हुए निकल गई कि ऑफिस से फोन आया है, कुछ जरूरी काम है। उसके बाद जब भी पूर्वी का फोन किया जाता वह कोई ना कोई बहाना बना करके घर आना टाल देती। आखिर कुछ दिन के लिए रेखा ही पूर्वी के पास आ गई। उसका एक ही मकसद था कि शादी के लिए पूर्वी को मनाना। देख पूर्वी, अब तो 26 की हो गई है, ध्रुवी की तो 24 में शादी हो गई थी। हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादा दिन कुंवारी नहीं रहती हैं, यह अच्छा नहीं माना जाता, रेखा ने पूर्वी को समझाते हुए कहा। लेकिन पूर्वी अपनी जिद पर अड़ी थी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों की नाक नहीं कटवाऊंगी, ना मैं भाग करके शादी करूंगी, ना ही छुप करके, माँ को आश्वस्त करते हुए पूर्वी ने कहा। उधर अंश के घर में उसकी शादी की चर्चाएं थी, लेकिन उन सभी चर्चाओं को अंश ने यह कहते हुए शांत कर दिया कि उसने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है और वह उसी से शादी करेगा। अभी शादी में टाइम है, वक्त आने पर वह अपनी पसंद का खुलासा करेगा। दोनों की नौकरी करते हुए 2 साल का वक्त बीत चुका था। पूर्वी के घर में अब तापस के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। रेखा चाहती थी कि जल्द से जल्द तापस की शादी हो, तो शायद वह अपने इन दुर्व्यवहारों से दूर हो सके। जिम्मेदारी सर पर डाली जाए तो सुधार की संभावना दादाजी को भी नजर आ रही थी। अंश ने अब एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वह पुणे शिफ्ट हो गया था। कंपनी ने उसे 2 साल के लिए कनाडा भेजने का ऑफर दिया था। अंश ने जैसे ही यह बात पूर्वी को बताई, पूर्वी उससे बिछड़ने के डर से आंखों में आंसू भर करके बोली, लगता है रीमा मौसी को यह प्लान तो फेल हो गया। तुम चले जाओगे तो हो सकता है यह लोग मेरी शादी जबरदस्ती कर दें। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी अंश? अभी तो एक तुरूप का पत्ता बचा है। पूर्वी सांत्वना देते हुए अंश ने पूर्वी को सारी योजना बताई। योजना के मुताबिक पूर्वी को लेकर के अंश अपने माता पिता से मिला और उनसे बता दिया कि मैं पूर्वी से शादी करूंगा। थोड़े बहुत नानुकुर के बाद अंश के माता पिता ने अपने इकलौते बेटे की पसंद पर मोहर लगा दी और एक दिन पूर्वी को बिना बताए वह लोग पूर्वी के घर रिश्ता लेकर के पहुंच गए। पहले पहल तो ना दादाजी और ना ही तापस उन लोगों से प्रभावित हुए, लेकिन अंश के माता पिता की प्रार्थना पर पूर्वी के दादाजी पूरे परिवार सहित अंश के घर अंश से मिलने आ पहुंचे। 6 फीट लंबा, गोरा चिट्टा, ऊंचे कद का कार्यरत ऐसा लड़का वह चाह करके भी नहीं ढूंढ सकते थे। दादाजी अंश का आलीशान घर देख करके खासा प्रभावित थे। रेखा तो पहले ही बेटी की पसंद के अनुसार उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन दादाजी और तापस के डर से वह चुप थी। तापस को दादाजी ने यह कह करके चुप करा दिया था कि तू चुप कर, खुद तो नालायक निकल गया ना, कहीं पढ़ाई पूरी की ना ही नौकरी, कम से कम लड़की ने समाज में हमारी इज्जत तो बढ़ाई है। और आजकल के जमाने में जात पात कोई नहीं देखता, लड़का अच्छा है और परिवार भी अच्छा है, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। दादाजी ने अंश के पिताजी से शादी के लिए अपनी सहमति जता दी और कहा, अब हम लोग चलते हैं, शादी की तैयारियां भी करनी है। लेकिन अंश के पिता ने कहा, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग, दोपहर की फ्लाइट से अंश और पूर्वी भी आ रहे हैं, लगे हाथों रिश्ता पक्का करके जाइएगा, शुभ कार्य में देरी कैसी। उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ गई। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।